नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग खेती से जुड़े हुए एक थोड़े से नए प्रकार के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि खेती के अपग्रेडेशन पे बात करेंगे। उन्नयन कह सकते हैं हिंदी में। जो भी आपको ज़्यादा समझ में आए, मेरे ख्याल से अपग्रेड होना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग नए नए मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदते ही रहते हैं, तो आपको पता है कि अपग्रेड मतलब क्या होता है। थोड़ा आसान हो जाए खेती का काम, उसमें कम एफर्ट में ज़्यादा उत्पादन मिलने लग जाए, ज़मीन सुधरे, इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे कि इसको किस तरीके से, कौन से रास्ते चल के हम अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने की बात करें अगर, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पुराना मॉडल क्या है, तभी तो अपन उसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो खेती के जितना भी अभी आप देख पा रहे हैं अपने भारत में, खास तौर पे मध्य प्रदेश के इस एरिया में जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे हैं, इसलिए फोकस भी यहीं ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम राव रंगवासा का जो एरिया है, इससे जुड़ा हुआ करीब 30-40 किलोमीटर का एरिया है जो जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं फिलहाल। ऐसे तो बड़वानी और निमाड़ में भी काफ़ी सारे किसान अपने से जुड़े हुए हैं। तो ये एरिया वैसे ही बाकी एरिया की तुलना में अपग्रेडेड है, बाकी एरिया की तुलना में ज़्यादा उन्नतिशील विचारधारा के किसान यहाँ पे हैं, तो वैसे भी ये अपग्रेडेड, पर इसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। तो 2-3 समस्याएं जो यहाँ आ रही हैं, जिन पे काम करके उनको और भी बेहतर किया जा सकता है, खेती की जो समस्याएं हैं उनके समाधान निकाले जा सकते हैं, तो उन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करें कि जो आप इनपुट्स डालते हैं खेती में, पुराने मॉडल में क्या डालते थे और नए अगर हम उसको अपग्रेड करना चाहें तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो अपन सीधे इसको अपन अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं, और सबसे पहले हम इनपुट्स यानी जो पौधों को क्या चाहिए, फसल को क्या चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल जो हम खेत में डालते हैं वो या फर्टिलाइज़र होता है, 12-32-16 होता है, आपका डीएपी होता है, कुछ लोग पोटाश यूज़ करते हैं, अभी काफ़ी लोग यूज़ करने लग गए हैं। फिर तरह तरह के अलग अलग खाद आते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले तो मेन खादों की बात, और सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर खाद, जो भी गर्मियों में डलेगा खेतों में। तो ये जो हैं जिन खादों की अपन ने बात करी है, क्या इसमें क्या अपग्रेडेशन अपन कर सकते हैं, आज सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पौधों को क्या चाहिए। तो पौधों के लिए मेन जो चीज़ें हैं जो किसान डालते हैं वो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 चीज़ें हैं जो किसान डाल सकता है। बाकी उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो अपना भोजन बना सके, तो वो हवा से मिलता है। कार्बन जिसको आप कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, और वो हवा के कार्बन से होता है। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पौधा सूरज की रोशनी में और पानी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसमें 2 चीज़ें और लगती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पानी से मिलती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो नेचर से मिल गई फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। फिलहाल पानी सींचने में जो खर्चा आता है वो लगेगा, बट अगर अपन बात करें तो वो फ्री है, उसको खरीदना फिलहाल तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये फर्टिलाइजर में आते हैं, जिसमें 12-32-16 भी आता है। डीएपी में 2 होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और पोटेशियम में सिर्फ 1 होता है आपका पोटेशियम। उसके साथ में क्लोरीन होता है जो माइनर एलिमेंट है पौधों के लिए। तो ये मेन बातें हो गई। अब आप ये देखिए, इसका अपग्रेडेशन वाला है, पुराना मॉडल एक हम इसको मान लेते हैं, बाकी लोगों के लिए तो हो सकता है जो नहीं डालते उनके लिए नया भी हो, पर ये इसकी हम बात करें, यहीं से शुरू कर रहे हैं। पुराना मॉडल ये है कि अपन ने खेत में डाल दिया, आपने डाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि इस उम्र में डालो तो लगेगा, कुछ बोलते हैं कि एक उम्र के बाद यूज़ ही नहीं होता है, कुछ बोलते हैं कि 30 दिन लगता है, कोई बोलता है 45 दिन लगता है, कोई बोलता है 60 दिन लगता है। मैं आपको बता दूं, ये जो फर्टिलाइज़र हैं, इनको फर्टिलाइज़र बनाया क्यों जाता है। तो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस नेचर में रॉक फॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होता है ना। अब ये रॉक फॉस्फेट जो है ये अघुलनशील रूप है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये अघुलनशील रूप है, पौधे इसको नहीं ले पाते, तो हम उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं
जो केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ होती हैं, अमोनिया से उसकी जो क्रिया कराते हैं तो उससे वो घुलनशील रूप में आ जाता है। इसको अपन डाई अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ये पानी में घुलनशील होता है। तो जैसे ही आप इसको खेत में डालेंगे ये घुलनशील रूप में रहेगा और कुछ समय तक रहेगा, जब तक वो वापस से कैल्शियम से रिएक्शन नहीं कर लेता। आपके पानी में चूना होता है, कैल्शियम उसी को कहते हैं, आपकी ज़मीन में चूना होता है, तो धीरे धीरे वो इससे डीएपी से रिएक्शन करता है और वापस से इसको अघुलनशील रूप में बदल देता है। तो फिर ये पौधों के काम नहीं आता। आप सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, फॉस्फोरस प्लेंटी में मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा कि आपकी ज़मीन में पर्याप्त है या ज़्यादा है, पर पौधों के काम नहीं आ रहा है क्योंकि वो कैल्शियम से बाइंड हो गया है और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स उससे कैल्शियम को, फॉस्फोरस को अलग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर अपन पोटाश की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड भी, जैसे नमक होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड होता है और पानी में पर्याप्त रूप से घुलनशील होता है। नमक जितना घुलनशील नहीं है लेकिन घुलनशील है। तो जब आप इसको खेत में डालते हैं तो ये तुरंत घुलनशील रूप में आ जाता है और पौधे इसको ले पाते हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी से बाइंड होता है, जो आपकी काली मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा बाइंड होता है, सॉइल पार्टिकल से बाइंड होके अनअवेलेबल हो जाता है ना। तो ये पुराने तरीके में आप जो खाद डालते हैं और उसको हर साल बढ़ाते जाते हैं और फिर भी आपका प्रोडक्शन घटता जाता है, उसका रीज़न मैंने आपको ये बता दिया। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास एक बहुत आसान उपाय है कि आप मित्र सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करें, जो इसको टारगेटेड अप्रोच लेके ही डिसॉल्व करते हैं। जैसे फास्फोरस वाला अगर आप बैक्टीरिया या फंगस यूज़ करते हैं जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग है, तो तरह तरह के मैकेनिज्म से इस कैल्शियम फॉस्फेट जो दोबारा बन गया, आपने डाला तो डीएपी या आपने डाला 12-32-16, वो पौधों को मिला भी, लेकिन एक समय के बाद सारा तो पौधा एक साथ यूज़ नहीं कर लेगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैल्शियम से बाइंड होके पड़ा रहता है। तो आपको और खर्चा करने की बजाय, ज़मीन में और केमिकल लोड बढ़ाने की बजाय मित्र सूक्ष्म जो इस्तेमाल करेंगे तो उसको ये डिसॉल्व करके पौधों को दे देगा। सेम यही काम पोटाश मोबिलाइजर बैक्टीरिया भी करता है, वो मिट्टी से वापस से उसको पोटेशियम को अलग करता है। अब काम की बात ये है, एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं कि आप ऐसे मित्र सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करें जो रूट जोन के लिए डिजाइंड है, मतलब पौधे की जड़ के आसपास रहें। आप सोचिए आपके पूरे खेत में जो भी फास्फोरस पड़ा था, आप ये देखिए कि आपकी सारी ज़मीन में जो फास्फोरस आपने डाला, अगर वो सारा का सारा लीच आउट हो जाएगा आपको, या सारा का सारा आप उसको डिसॉल्व कर देंगे जो पानी के साथ बह जाएगा, तो फिर आपका नुकसान होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ जड़ों के आसपास ही डिसॉल्व करें, तो जड़ें जहाँ जहाँ जाएं वहाँ का घुलनशील रूप में आ जाए तो पौधों के काम आ जाएगा। जहाँ जड़ें नहीं है वहाँ का पड़ा रहे, जब वहाँ कभी जड़ें जाएंगी तो वहाँ का डिसॉल्व हो। तो ये नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन और हो गया अपना, कि जो आपका फर्टिलाइजर है वो पौधों के लिए ही काम है, टारगेटेड अप्रोच लेके अपन चलें। तो अपन ने 3 अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स या आप कह लें न्यूट्रिएंट की बात करी हमने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। अब इसमें नाइट्रोजन वाला जो हिस्सा है, नाइट्रोजन तो अपन ने फास्फोरस को डिसॉल्व करने के लिए उससे जोड़ा था जो पौधों के काम आ जाता है, और उसमें सबसे नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई बात है कि बहुत फास्ट मोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट है, मतलब बहुत तेजी से पौधा उसको यूज़ करता है, बहुत तेजी से उसका रिजल्ट भी आता है और बहुत तेजी से वो डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है, मतलब खेत में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस में वापस से बदल जाता है। तो नाइट्रोजन गैस पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, पौधा अमोनियम फॉर्म में ही इस्तेमाल करता है। जैसे आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया जब जमीन में जाता है तो टूट के वापस से अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होता है, जिसको पौधा लेता है, या नाइट्रेट फॉर्म में लेता है पौधा। जैसे आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाला या पोटेशियम नाइट्रेट डाला तो वो पौधा इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत फास्ट मूविंग एलिमेंट है। तो इसकी आप क्या होता है कि जैसे आपने नाइट्रोजन डाला, आपने यूरिया डाली, उसका रिजल्ट आया और कुछ दिन बाद जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका रिजल्ट खत्म हो गया, आपको वापस से डालना पड़ेगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ दिक्कत ये है कि जैसे आप बार बार डालते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा पौधे में ज़्यादा हो जाती है, ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है, बाकी न्यूट्रिशन उसके बैलेंस में नहीं आ पाता, उनसे कम हो जाता है, तो पौधा लंबा होगा, पौधे में पत्तियां तो होंगी लेकिन प्रोडक्शन कम आएगा। तो बहुत सारी समस्याएं आती इम्बैलेंसिंग कारण। मैं ये नहीं बोल रहा कि नाइट्रोजन नुकसानदेह है या आपको नहीं डालना चाहिए या यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए, पर अनावश्यक इस्तेमाल से बचने के लिए आपके पास एक और रास्ता है कि आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं उनका इस्तेमाल करें।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हवा में से नाइट्रोजन के लेके उसको अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं और ये जड़ों के आसपास होता है। तो पौधे में जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं वो नहीं आते। अगर आपकी ज़मीन प्रॉपर बैलेंस में आ गई है तो आपको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के सिम्टम मतलब पीलापन, चाल रुकना, ग्रोथ रुकना, फ्लावरिंग कम आना, फ्रूट्स का साइज छोटा रह जाना, देर से पकना, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस पे मिलेंगी। मतलब ये सब नहीं होगा। तो ये भी एक अपग्रेडेशन में आप इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ तक अपन आए। अब आगे थोड़ा सा और चले कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनको भोजन कहाँ से मिलेगा। आपने जो डाले फास्फोरस सल्वेरिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजर आपने डाला है ना, आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डाला, तो इनको अब भोजन कहाँ से मिलेगा। तो इनको भोजन पौधे की जिंदा जड़ें देती हैं। जब पौधा जीवित रहता है तो ये पौधे को शर्करा देती हैं, क्योंकि जड़ों के आसपास रहने वाले बैक्टीरिया इसलिए वहाँ रहते हैं और पौधा उनको भोजन प्रदान करता है। दूसरा ये है कि इनको जब अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो इनको ज़्यादा भोजन चाहिए, तो ये रूट की ग्रोथ को इन्हांस करने वाले बायोकेमिकल सिक्रीट करते हैं, इससे जड़ें और बढ़ें, इनको और जगह मिले, इनको और खाना मिले। तो ये अपना पौधे और बैक्टीरिया के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि जब आप जमीन में इनको हवा भी मिलती रहे, फ्लफी रहे, थोड़ा नमी बनी रहे, तो उसके लिए आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिटी कंपोस्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से सड़ा हुआ है, गर्मी नहीं कर रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी फसलों के अवशेष को प्रॉपर डिकम्पोज करके यूज़ कर सकते हैं। भूसे वगैरह जो आप गायों को खिलाते हैं, गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी फसलों के पाले जिसमें बीमारी ना लगी हो, अगर बीमारी लगी है तो प्रॉपर टाइम से प्रॉपर बैक्टीरिया से डिकम्पोज करके आप उसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ही होगा ये कि फ्लफी, मतलब जमीन हवादार रहेगी, थोड़ा गद्देदार रहेगी, तो ये बैक्टीरिया और अच्छे से काम करते हैं, पौधों की ग्रोथ और भी बेहतर होती, प्रोडक्शन और सुधर जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही ठीक है। अपन बात करते रहेंगे। एक बार इसको फिर से समराइज कर लें कि अपग्रेड करने का मतलब क्या है खेती में। जो आज हमने बात करी कि अपने को एक तो फर्टिलाइजर जो हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से यूज़ हो जाए, ताकि ज़मीन में जो आपका केमिकल लोड है वो सीमित रहे और जो डाला है वो सही इस्तेमाल हो पौधों के लिए, और जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, ज़मीन सुधरे, प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके लिए अपने को मित्र सूक्ष्मजीवियों का इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर पे वो जो रूट जोन में काम करते हैं, रूट के आसपास पौधे को पहचानते हैं, पौधों की जड़ें की संख्या बढ़ाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जब पौधा फसल निकाल लेते हैं तो जड़ें खेत में रह जाती हैं। अगर उसमें जड़ें अच्छी आपने बैक्टीरिया के माध्यम से जड़ें बढ़ाई हैं, है ना, जड़ों की संख्या बढ़ाई है, उनका फैलाव बढ़ाया, तो जब आप फसल निकाल लेंगे तो यही जड़ें जमीन में रह जाएंगी। तो आपने जो बैक्टीरिया डाले थे न्यूट्रिशन अवेलेबल करने के लिए, वही बैक्टीरिया इन जड़ों को डिकम्पोज करेंगे और जमीन में ऑर्गेनिक मैटर आपका बढ़ता जाएगा, फसल दर फसल ये बढ़ता जाएगा। तो आपने उनको रॉ मटेरियल दिया, मतलब जड़ें अच्छी करी और वापस से इसको डिकम्पोज किया, तो जो हवा का कार्बन था इस तरह से फिक्स होके आपकी जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा, जमीन में हवा उसको हवादार बनाएगा, इनको रहने की जगह देगा। जब फसल नहीं रहेगी तो खाने के लिए कुछ मिला रहेगा, जैसे ही नमी आएगी जमीन में वापस से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये कई तरीकों से अपग्रेड करने का मामला है। आशा है आप इन बातों को समझ रहे होंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेक्टर से जुड़े रहिए। थैंक यू।